नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल सही से और सही दिशा में चल रही होगी। तो साथियों, जो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये जो सॉल्व पेपर है उसी का पहला पार्ट था वो। आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी वहाँ से कुछ अच्छी हुई होगी और आप लोग अपनी तैयारी को वहाँ से मजबूत किए होंगे और ये देखे होंगे कि किस प्रकार के प्रश्न, जो बदलते पैटर्न के प्रश्न की बात हो रही है, वो कैसे प्रश्न एग्ज़ाम में इस समय पूछे जा रहे हैं। तो आशा है कि आप लोग अपनी तैयारी को वहाँ से देख करके और भी मजबूत किए होंगे और उस प्रकार के प्रश्न को पढ़ने की कोशिश अब आप लोग कर रहे होंगे। जहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है वो टॉपिक भी उसमें आपको ये बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो आप बिल्कुल वहाँ से तैयार करें। तो साथियों, अच्छा लगे ये वीडियो थोड़ा भी आप लोगों के काम का यहाँ पे लग रहा हो तो बिल्कुल आप अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो वीडियो है इसको लाइक कीजिए और अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोगों की सहायता से थोड़ा उनकी लोगों की भी हेल्प थोड़ी सी यहाँ पे हो जाए। साथियों, यहाँ पे पहला प्रश्न है कि पिछला प्रश्न था उसमें तो मार्कंडेय हिंदी के जाने माने कहानीकार थे, जो नई कहानी के दौर के प्रमुख हस्ताक्षर थे। उनकी प्रसिद्ध कहानियों में शामिल महुए का पेड़, पान फूल, हंसा जाई अकेला, भूदान, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी कहानियाँ हैं। यदि मार्कंडेय जी की कहानी पूछी जाती है तो प्रश्न यहीं से बनेगा और उनका प्रश्न जो है कहीं से नहीं बन सकता है। तो इन चारों कहानियों को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए। महुए का पेड़, पान फूल, हंसा जाई अकेला और भूदान। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? ये एक जो कथन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार जो भी दो तीन जो साल पेपर कराए हैं लगभग सब में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप इसको बिल्कुल 100% तैयार कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अगले एग्जाम में भी ये देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे ये किसका हो जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल का है, श्याम सुंदर दास या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाता है कि ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन हो जाता है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो द्विवेदी युग के युग प्रवर्तक भी माने जाते हैं। इन्हीं के नाम से इसका युग का नाम रखा गया और ये इस युग की साहित्यिक सांस्कृतिक चेतना को दिशा और दृष्टि प्रदान की। और इस अतुलनीय योगदान के लिए आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्विवेदी युग कहा जा सकता है, जिसका समय सीमा 1900 से 1920 माना जा रहा है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के काव्य लक्षण के अनुसार ये जो कथन यहाँ पे है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम ही क्या हो जाता है? यहाँ पे काव्य लक्षण, यहाँ पे ये हो जाएगा किसका? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का हो जाता है। कुलंकषा किसका पर्यायवाची है? ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। आप पर्यायवाची को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की पर्यायवाची पूछी जा रही है। नौका हो जाएगा, नदी या फिर बिजली या फिर रात्रि। बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा सही कि बी आंसर यहाँ पे हो जाता है नदी का। ये पर्यायवाची यहाँ पे हो जाएगा किसका? तो नदी का हो जाता है। और नदी का और पर्यायवाची देखें तो यहाँ पे सरिता, दरिया, अपगा, तटनी, सलिला और स्रोतस्विनी, प्रवाहिणी, और ये यहाँ पे इनका जो ये पर्यायवाची है यहाँ पे हो जाता है सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, भूपाल में थी, उपयुक्त पंक्तियाँ किस अलंकार की उदाहरण हैं? तो हो जाएगा कि अर्थांतरन्यास या फिर परिसंख्या या फिर विभावना या फिर अपनहुत। तो इसमें कौन सी है? तो परिसंख्या इसमें इस पंक्ति में देखने को मिल रही है। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? तो यहाँ पे किसे कहा गया है? लंदन को, पेरिस को, न्यूयॉर्क को या फिर दिल्ली को? तो सी आंसर न्यूयॉर्क यहाँ पे हो जाता है सही। यहाँ पे कथाकार रणेंद्र का उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता पुस्ता आदिवासियों वनवासियों के जीवन का संतप्त सारांश है, जिसमें सर्वोच्च देवलोक न्यूयॉर्क को यहाँ पे कहा गया है। इनके मतलब उपन्यास के अनुसार जो ग्लोबल गांव का देवता है किसका है? तो रणेंद्र का है। और साथियों, रणेंद्र जो है इस समय के उभरते हुए जो एक उपन्यासकार के रूप में इनको देखा जा सकता है। इनके जितनी भी जो उपन्यास हैं या जो भी कुछ वो लिख रहे हैं उनको देख करके उनका थोड़ा सा यहाँ पे ज्ञान अर्जन करें, क्योंकि हो सकता है कि कोई दूसरा भी प्रश्न यहाँ से बन जाए। तो आधुनिक काल जो इस समय वर्तमान में लेखक लिख रहे हैं उनकी रचना भी देखने का प्रयास करते रहें, क्योंकि प्रश्न ज़्यादातर अब की बार यहीं से देखने को मिले हैं।
यहाँ पे है लकार और उनके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो लोट लकार संभाव्य काल, लट लकार वर्तमान काल या फिर लिट लकार भविष्यत काल। यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा सही, तो यहाँ पे जो यहाँ पे लकार जो है कालवाचक अर्थ का युग्म सही नहीं है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाता है सही, ये यहाँ पे यहाँ पे ये अज्ञार्थ के लिए यहाँ पे ये प्रश्न प्रश्नानुसार अज्ञा के लिए यहाँ पे अज्ञार्थ भाव को प्रकट किया गया है, इसलिए यहाँ पे लोट लकार जो है ये यहाँ पे संभाव्य काल का प्रयोग देखने को मिल रहा है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है, यहाँ पे राजा है, खेत है, किसान है या फिर दाहिना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि राजा जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द राय हो जाता है, वहीं खेत का क्षेत्र हो जाता है, और उसके बाद किसान का कृषक हो जाता है, और दक्षिण जो होता है वो दाहिना का दक्षिण हो जाता है। इस प्रकार से आंसर ए यहाँ पे हो जाएगा सही। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। यह कथन किसके प्रति है, ये पूछा जा रहा है। तो किसका हो जाएगा, बाबू श्याम सुंदर दास, चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर अध्यापक पूर्ण सिंह। बी आंसर हो जाता है आपका सही, चंद्र शर्मा गुलेरी। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है, इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। तो यहाँ पे ये कथन जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने भी कथन इसमें दिए हुए हैं उसको आप लोग छांट करके कहीं अलग लिख लीजिएगा, वहाँ से हो सकता है कि आपको 2 प्रश्न जरूर अगले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे और किसने किसके प्रति कहा है, तो ये जान लीजिए कि यहाँ पे आचार्य शुक्ल जी के प्रति इन्होंने कहा है। किसने कहा है, तो यहाँ पे चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। इसमें सभी नाटक संधियाँ होती हैं, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, यह सर्गों में विभक्त होता है, इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो हो जाता है वी, इसमें सभी रस जो होते हैं वो प्रधान रस के रूप में होते हैं। महाकाव्य के लक्षण के विषय में एक कथन असत्य है, ये यहाँ पे असत्य है कि इसमें सभी रस प्रधान, सिर्फ सभी नाटक संधियाँ होती, सही है। यह सर्गों में विभक्त है, सही है। इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार किया जाता है। वैसे देखा जाए तो संस्कृत के जितने भी जो बड़े बड़े नाटक हैं उसमें पहले मंगलाचरण होता है, उसके बाद जो है वहाँ पे उस महाकाव्य की शुरुआत मानी जाती है। और यहाँ पे है कि महाकाव्य के लक्षणों के विषय में दिया गया है, बी आंसर तो सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे महाकाव्य में सभी रस प्रधान नहीं होते हैं। श्रृंगार, वीर, शान, का करुण इसमें से कोई एक अंगी रस रूप में, अन्य रस अंग रूप में रहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। गणनावाचक शब्द है आयुतम, इस किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो किसके लिए कहा गया है ये, तो ये 10 लाख के लिए है, 1 लाख के लिए है, 5,000 या फिर 10,000। तो यहाँ पे जो आंसर है 10,000 है, इसके लिए आयुतम यहाँ पे हो जाता है। तो संस्कृत के जो संस्कृत की जो गिनती होती है उसको शुरू से लेकर के, और ख़ासकर जो 19 होता है उसको एग्ज़ाम में चाहे टीटी का हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, 19 जो होता है वो हमेशा पूछा जाता है, या फिर 29 हो जाता है या 39 हो जाता है। इस प्रकार के प्रश्न वहाँ पे तैयार रखें, क्योंकि प्रश्न वहीं से ज़्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि वो कन्फ्यूजन वाला क्षेत्र है। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है, यहाँ पे हो जाएगा कि नेमीचंद जैन है, धर्मवीर भारती हैं, इलाचंद जोशी या फिर उपेंद्र नाथ अस्त। डी आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे सही, कि उपेंद्र नाथ हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार तथा उपन्यासकार हैं। इनकी पुस्तक जो है, इसे अपना साहित्य जीवन उर्दू लेखन से शुरू किया है, किंतु वे हिंदी के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। चेहरे अनेक उन्हीं की रचना यहाँ पे हो जाती है, किसकी, तो यहाँ पे उपेंद्र नाथ अस्क की ये आत्मकथा हो जाती है। चेहरे अनेक, उपेंद्र नाथ अस्क। अगला यहाँ पे प्रश्न है, नमः शब्द के योग में विभक्ति, यहाँ पे नमः के योग में विभक्ति पूछी जा रही है। प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है या फिर चतुर्थी है। तो यहाँ पे जो नमः शब्द के योग में है वो विभक्ति यहाँ पे हो जाएगी चतुर्थी विभक्ति। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी आपका सही। यहाँ पे जितनी भी जैसे
अविता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगे अप द्वितीया। तृतीया में एनांग विकारा सहयोक्ते प्रधाने, मतलब जितनी भी विभक्तियाँ जो होती हैं जैसे काफ़ी जो महत्वपूर्ण होती हैं तृतीया के लिए उसको याद कीजिए। और यहाँ पे प्रथमा में जो है कि एक सूक्ति, एक इसकी भी एक है, याद नहीं आ रहा है अच्छे से। चतुर्थी के लिए तो है ही है, नमः स्वस्ति साधा अलम वसट योगाच। ये यहाँ पे सूक्तियाँ जो हैं, मतलब ये एक सूत्र है, इसका अच्छे से याद करेंगे तो प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा और कहीं से अलग से प्रश्न नहीं बनता है। विभक्ति यहीं से घूम फिर के यहीं से बनेगी। नमः के योग में गुरुवे नमः, कूप को करना या फिर माता पुत्राय कुपयति, तो यहाँ पे स्वस्ति कल्याण हो, यहाँ पे स्वस्ति यहाँ पे हो जाएगी स्वस्ति। यहाँ पे देखते ही आपको जान जाना है कि यहाँ पे चतुर्थी है। स्वाहा में भी देखते ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, कि यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग देखने को मिल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। तो प्रभा खेतान अपने अपने चेहरे हैं, नासिरा शर्मा ठीकरे की मंगनी है, सूर्यबाला अग्निपंखी है, या फिर मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी। तो डी आंसर यहाँ पे हो जाता है सही कि सुमेलित ये नहीं है। सूर्यबाला का अग्निपंखी हो जाता है, नासिरा शर्मा का ठीकरे की मंगनी हो जाता है, प्रभा खेतान जी का यहाँ पे अपने अपने चेहरे आंसर हो जाता है सही। तो अगला यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। उन्हें वर्ष 1918 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको? तो यहाँ पे चित्रा मुदगल जी की बात हो रही है कि 2018 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। आवा उपन्यास के लिए उन्हें वर्ष 2003 में व्यास सम्मान भी मिल चुका है। चित्रा मुदगल को वर्ष 1994 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उन्हें उपन्यास एक जमीन अपनी के लिए यहाँ पे फणीसन नाथ रेणु साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? तो चित्रा मुदगल जी को यहाँ पे किया गया है। अगला है मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन हैं? क्या हो जाएगा आंसर? चंद किशोर जायसवाल हैं, रमाकांत श्रीवास्तव हैं, रमणिका गुप्ता हैं, या फिर संजीव हैं। चंद किशोर आंसर यहाँ पे ए हो जाता है आपका सही। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन हैं? क्योंकि ये थोड़ा बहुत कठिन प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न जो उसमें आए थे तो एकदम समझ लीजिए कि वहाँ दिमाग जो है किसी का काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ से भी प्रश्न अपना तैयार कीजिए और देखिए कि पैटर्न किस प्रकार से यहाँ पे बदला है अचानक से। तो यहाँ पे जो मर गया दीपनाथ है नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? तो यहाँ पे चंद किशोर जायसवाल हो जाते हैं। उनके अन्य कहानी संग्रह हैं मैं नहीं माखन खायूं, हिगवा घाट में पानी रे, जग दुखिया दास कबीर आदि इनके कुछ हैं। तो इन तीनों को याद कर लेना है क्योंकि हो सकता है अगली बार यही प्रश्न बन जाए। विखंडनवाद का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है? रूसो को, या फिर देरिडा को, या फिर सयूसर को, या फिर रिचर्ड को। किसको माना जाता है? यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा आपका सही। देरिडा को यहाँ पे माना जाता है किसका? विखंडनवाद का जनक यहाँ पे इनको कहा गया है। और कहा जाता है कि जो जॉग देरिडा है ये अल्जीरिया में जन्मे एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। इनके विशाल लेखन कार्य का साहित्यिक यूरोपीय दर्शन पर गहन प्रभाव पड़ा और ये विखंडनवाद के जनक किसे माना गया है? तो यहाँ पे देरिडा जी को यहाँ पे माना गया है। विखंडन पाठ आधारित अवधारणाएं जैसे भाषा में लिखा या रचा गया है, ये सब मतलब विखंडनवाद के यहाँ पे ये कुछ विशेषताएं यहाँ पे बताई गई हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया है? देखिए आप प्रश्न को किस प्रकार से घुमाया है। पूछा गया है पद्मावत के बारे में लेकिन इशारा जो है थोड़ा अलग कर दिया गया है। तो पद्मावत बंगला जो है बंगला अनुवाद किसने किया? यहाँ पे हो जाएगा कि इसमें ए सही है, बी सही है, सी सही है, फिर डी सही है। बी आंसर हो जाता है यहाँ पे आलो उजाला यहाँ पे हो जाता है। ये जो है ठाकुर वजीर मोहन के कहने पर पद्मावत का बंगला में वो अनुवाद किया। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आलो उजाला हैं, ये जो उपन्यास इन्होंने अनुवाद किया है, पद्मावत का जो इन्होंने अनुवाद किया है, ये किसके कहने पर किया? तो यहाँ पे ठाकुर वजीर मोहन के कहने पर इन्होंने इसका अनुवाद यहाँ पे किया है। और ये जो रचना है किसकी है तो पूछी जाती है, तो यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी की हो जाती है। समय काल पूछा जाता है कि कब इसका रचना हुआ, मतलब कब इसकी रचना इन्होंने की है, तो 1540 में किया है।
भाषा कौन सी है, तो पद्मावत हो जाता है, पद्मावत की भाषा अवधी हो जाती है। और ये परंपरा पूछी जाती है किस मतलब किस उसमें लिखा गया है, जैसे निर्गुण होता है और सगुण होता है, तो यहाँ पे सूफी के अंतर्गत इस काव्य को यहाँ पे लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है। यहाँ पे हो जाएगा कालिदास जी ने, भारिव ने, भवभूति ने या फिर बाणभट्ट ने। सी आंसर हो जाएगा सही आपका, भवभूति जी ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है, जो संस्कृत के एक प्रसिद्ध नाटककार के रूप में जाते हैं। 3 रचनाएं इनकी जानी जाती हैं, महावीर चरितम, उत्तम रामचरितम, मालती माधव। इनकी रचना यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध है। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या फिर डी। तो यहाँ पे पहले भारत भारती का प्रकाशन होता है, तो इसका प्रकाशन कब होता है, 1912 में इसका प्रकाशन होता है, जबकि साकेत 1931 में, यशोधरा 33 में, जबकि जय भारत यहाँ पे 1952 में यहाँ पे हो जाता है। बी आंसर आपका सही। और रचनाएं पूछी जाती हैं किसकी हैं, तो किसकी हो जाएंगी, ये मैथिली शरण गुप्त की हो जाती हैं। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हो जाते हैं, तो ये द्विवेदी युग के एक प्रसिद्ध जो है कवि हो जाते हैं और इनको राष्ट्र कवि भी कहा गया है। अगला यहाँ है कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, तो 15 है, 18 है, 20 है या फिर 24 है। 24 प्रकार के छंदों का इन्होंने यहाँ पे प्रयोग किया है। इनका सबसे प्रिय छंद देखा जाता है तो मंदाक्रांता हो जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल संस्कृत साहित्य का अपितु विश्व साहित्य की सर्वोत्कृष्ट नाटक है, यह कालिदास की अंतिम रचना है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय कथा का वर्णन यहाँ पे किया गया है, जो काफ़ी पढ़ने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। किसी ने अगर नहीं पढ़ा है तो उसको थोड़ा पढ़ के देखें। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है, आंसर हो जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर है, नागार्जुन है, रामविलास शर्मा मुक्तिबोध। सी आंसर आपका हो जाएगा रामविलास शर्मा, क्योंकि शुद्ध कला के पारखी जो है कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता यहाँ पे रामविलास शर्मा जी हो जाते हैं। यहाँ पे उनकी कविता सत्यम शिवम सुंदरम से ये जो है लिया गया है। किसके, तो यहाँ पे हो जाएगा किसके, रामविलास शर्मा। तवल्लकारः का संधि विच्छेद यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या फिर डी हो जाएगा। बी आंसर हो जाता है यहाँ पे सही, तवधन लकारः बराबर तवल्लकारः यहाँ पे हो जाएगा गुण संधि। यहाँ पे अर और अल और ए और ओ जहाँ देखने को मिलता है वहाँ पे गुण संधि हो जाती है। साथियों अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं। पार्वती का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे नहीं है, पूछा जा रहा है किसका, गिरजा है, अपर्णा है, शैलजा है या फिर शिवानी है। तो यहाँ पे बी आंसर अपर्णा हो जाता है, क्योंकि पार्वती शब्द के शब्द गिरजा, अपर्णा, शैलजा, शैलसुता, अंबिका, आर्या, उमा, गौरी आदि है। तो यहाँ पे पार्वती का पर्यायवाची अपर्णा नहीं है, तो कौन सा हो जाता है यहाँ पे, यहाँ पे ये प्रश्न तो दिया हुआ है लेकिन थोड़ा सा इसको आप लोग भी थोड़ा सा देखिएगा। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजेता तथा कृति का नाम बताना है, कौन है, तो यहाँ पे अंधा युग धर्मवीर भारती, एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार, एक आत्मवक्तव्य हो जाएगा मुक्तिबोध का, या फिर आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। कौन सा आंसर देखने को मिल रहा है सही, ए हो जाता है अंधा युग धर्मवीर भारती का, ये यहाँ पे हो जाएगा। सृजेता इसके धर्मवीर भारती हैं। यह प्रसिद्ध पंक्ति उनके नाटक अंधा युग से ली गई है। इनका प्रकाशन वर्ष 1955 में हुआ है। इस नाटक का कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि कविता की नई तारीख किसकी कहानी है, किसकी है, तो यहाँ पे ज्ञान रंजन की है, काशीनाथ की, श्रीकांत वर्मा या फिर उदय प्रकाश की। तो बी यहाँ पे हो जाएगा काशीनाथ सिंह की, ये हो जाती है नई तारीख। कहानी के रचनाकार काशीनाथ सिंह जी हो जाते हैं। हिंदी साहित्य की 60वीं पीढ़ी के प्रमुख कहानीकार, उपन्यासकार, संस्मरणकार के रूप में इनको देखा जाता है। लोग बिस्तरों पर, सुबह का डर, आदमी नामा, नई तारीख, सदी का सबसे बड़ा आदमी, ये
ये जो कुछ यहाँ पे इनका जो विश्लेषण किया जाता है, आप लोग उसको थोड़ा सा यहाँ देखते रहें, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार यहीं से प्रश्न बन जाए। तो लोग बिस्तरों पर, सुबह का डर, आदमी नामा, नई तारीख, सदी का सबसे बड़ा आदमी, इनके कुछ प्रमुख कहानी संग्रह यहाँ पे हो जाते हैं। किसके हो जाते हैं? तो यहाँ पे किसके हो जाएंगे? काशीनाथ सिंह के हो जाएंगे। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, किसकी उक्ति है? यहाँ पे हो जाएगा कि कुंतक की है, कि मम्मट की है, भट्टलोल्लट की है, श्री भट्टतौत की। डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे सही कि आचार्य भट्टतौत ने साहित्य दर्पण में प्रतिभा को प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता यहाँ पे कहा है। किसने कहा है? तो आचार्य भट्टतौत ने कहा है। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया है? किससे लिया है? तो ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या फिर अथर्ववेद से। सी आंसर हो जाएगा कि अभिनय को कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पे लिया गया है किससे? यहाँ यजुर्वेद से लिया गया है। आचार्य भरत मुनि ने नाटक को अभिनय कहाँ से लिया है? तो यजुर्वेद से उन्होंने लिया है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? हो जाएगा प्रेमचंद जी ने, मुक्तिबोध ने, अज्ञेय ने या फिर नागार्जुन ने। आंसर यहाँ पे सही हो जाता है, मुक्तिबोध ने इसका उल्लेख प्रगतिवाद आंदोलन में यहाँ पे उन्होंने किया है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न ले लेते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि हैं और आलोचक, निबंधकार, कहानीकार के रूप में ये प्रगतिवाद के एक मुख्य आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख इन्होंने किया है। उन्होंने प्रगतिशील कविता और कविता के बीच का एक सेतु भी इनको माना जाता है। किसको? तो यहाँ पे मुक्तिबोध जी को माना जाता है। सैनिक रूप का उल्लेख इनके एक प्रगतिवाद आंदोलन में देखने को मिलता है। ये पंक्ति देखिए आप, हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्ति में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? ये पूछा जा रहा है। माधुर्य है, ओज है, प्रसाद है या फिर इनमें से कोई नहीं? पढ़ने से ही लग रहा है कि इसमें ओज की जो झलक है वो देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसका जो ओज का शाब्दिक अर्थ होता है तेज, प्रताप, दीप्त, यहाँ पे है। जिस काव्य को पढ़ने, सुनने और सुनने से हृदय में ओज, उमंग और उत्साह का संचार होता है, वहाँ ओज गुण का जो है प्रधान काव्य कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ओज गुण मौजूद है। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? यहाँ पे द्वंद्व हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा, कर्मधारय, तत्पुरुष। डी आंसर हो जाएगा तत्पुरुष है। बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है, जिसका अंतिम या उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समास यहाँ पे उसी को कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो विभक्ति हो जाती है वो यहाँ पे तत्पुरुष में, मतलब तत्पुरुष समास जो होता है वो विभक्ति के आधार पर चलता है, ये यहाँ पे कहा गया है। और तत्पुरुष समास का जो पद होता है वो पहला पद गौड़ और दूसरा पद यहाँ पे प्रधान होता है। समास की बात की गई है तो समास पूरे 6 होते हैं और द्वंद्व में दोनों पद होता है प्रधान। कर्मधारय में उपमेय उपमान की बात होती है, विशेषण और विशेष विशेषण की। द्विगु में संख्यावाची होता है। तो इस प्रकार से जो समास होता है वो काफ़ी महत्व। 2 प्रश्न जो समास के देखने को मिलते हैं एग्जाम में अक्सर। निम्नलिखित में से एक ओष्ठीय ध्वनि नहीं है, तो कौन सी नहीं है? यहाँ पे काफ़ी आसान है ये, तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा या फिर सी या फिर डी। सी आंसर हो जाता है ये धा जो है ये दंत ध्वनि है। इस जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा दांत को स्पर्श करती है ऐसे उच्चरित व्यंजन दंत वर्ण दंत कहलाते हैं। जैसे ता, था, दा, धा और उसके बाद सा। और जिसको ओष्ठ से बोलते हैं, उच्चरित करते हैं, वो ओष्ठीय ध्वनि हो जाती हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष पूछा जा रहा है, तो 1555 है, 1558 है, 1560 है या फिर 1565 है। तो डी आंसर आपका हो जाएगा सही, क्योंकि जो अष्टछाप है उसकी स्थापना यहाँ पे कब की गई? तो 1565 में की गई। और महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी एवं उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी द्वारा संस्थापित 8 भक्तकालीन कवियों का एक समूह था जिन्होंने अपने विभिन्न पद एवं कीर्तनों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान इसमें देखने को मिलता है। और यदि पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई, तो यहाँ पे याद रखना है कि 1565 में इसकी स्थापना की गई है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं,
हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के सृजेता पूछा जा रहा है कि इस पंक्ति को किसने लिखा है। यहाँ पे भारत भूषण अग्रवाल हो जाएंगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो जाएंगे या फिर चंद्रकांत देवताले हो जाएंगे या फिर भवानी प्रसाद मिश्र जी। आंसर हो जाएगा यहाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है। पंक्ति को एक बार और पढ़ लें ताकि याद हो जाए आप लोगों को। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारे यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण और उनके प्रत्येक चरण में होते हैं तो 2 तगड़ एवं 1 जगड़ या फिर 2 गुरु में 11 वर्ण या फिर यहाँ पे 1 जगड़ 1 तगड़ 1 जगड़ तथा 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण, 1 तगड़ 1 भगड़ 2 जगड़ तथा 2 गुरु के क्रम में 14 वर्ण, 1 भगड़ 2 भगड़ तथा 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण यहाँ पे हो जाता है। साथियों, यदि आपको द्रुत विलंबित अच्छे से समझना है तो हम अपने जो चैनल पे एक वीडियो इसी के लिए बिल्कुल बना करके डाले हैं। आप देखिए, वो 2 मिनट की वीडियो है, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि द्रुत विलंबित में क्या क्या वहाँ पे पूछा जाता है, किस प्रकार के प्रश्न वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे डी आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सही। डी आंसर आपका कि 1 नगड़ 2 भगड़ तथा 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण हो जाते हैं। अगला है कि यहाँ पे उसी का थोड़ा सा विश्लेषण दिया हुआ है कि द्रुत विलंबित में एक जो है नगड़ 2 भगड़ और 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण होते हैं। यहाँ पे उसी का उदाहरण है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो जला, तरुशिखा पर थी अब सजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। यहाँ पे जो है, अगर अगली बार पूछा जाए कि इसमें कौन सा छंद है तो द्रुत विलंबित यहाँ पे देखना है आपको कि यही यहाँ पे होगा। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है तो तद्भव शब्द कौन सा है? रात्रि है, पंख है, कार्य है, दैव है। पंख यहाँ पे हो जाएगा आपका तद्भव। यहाँ पे बी आंसर आपका हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। प्रश्न को पढ़ते समय या फिर कोई भी वीडियो आप प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हो तो उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं तो हो सकता है आपको आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें यहीं से हो सकता है कोई प्रश्न आपका छूट जाए और एग्ज़ाम में आपका वही प्रश्न हो सकता है गलत हो जाए। तो साथियों, इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी वीडियो पढ़ते समय, प्रैक्टिस सेट हल करते समय उसको बीच में ना छोड़ें। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक यहाँ पे हो जाएंगे निर्वांकाचार्य हो जाएंगे, शंकराचार्य या फिर माधवाचार्य या फिर रामानुजाचार्य। यहाँ पे माधवाचार्य हो जाएगा सी आंसर सही। तो ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक श्री माधवाचार्य जी हैं, जबकि रामानुजाचार्य विशिष्ट दैत्यवाद तथा निर्वांकाचार्य यहाँ दैत्यवाद के, शंकराचार्य अदैत्यवाद की स्थापना इन्होंने की है। यहाँ से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लें कि कोई भी दिक्कत आपको ना आए। अगला यहाँ पे है बीड़ा पाड़ी में समास है तो यहाँ पे कर्मधारय है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि या फिर द्विगु। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बीड़ा पाड़ी, बीड़ा है जिनके हाथ में, अर्थात तो यहाँ पे तीसरे की तरफ इशारा किया गया, अर्थात यहाँ बहुव्रीहि समास हो जाएगा आपका सही। जिस समास में किसी अन्य पद की प्रधानता यह बताता है कि यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। जैसे बीड़ा पाड़ी जिनके पाणी में, अर्थात यहाँ पे इस प्रकार से प्रश्न को बताया गया है। ये यहाँ पे हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। लौट कर आया हुआ के लिए उपर्युक्त एक शब्द होगा तो क्या होगा? आगत हो जाएगा, विगत हो जाएगा, तथागत या फिर प्रत्यागत। तो जो लौट कर आता है उसके लिए प्रत्यागत हो जाता है सही। तुलसी गंगदो भय सुकविन के सरदार, यह प्रसिद्ध पंक्ति या कथन किसने कहा है? ये पूछा जा रहा है। भिखारी दास ब्रजनाथ, रामतन शुक्ल या फिर राम कुमार वर्मा। यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा सही। तुलसी गंगदो भय सुकविन के सरदार, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी हो जाएगी?
भिखारी दास की काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, रीतकाल के श्रेष्ठ कवि, हिंदी कवि, और इनके द्वारा लिखित 7 कृतियाँ प्रामाणिक मानी जाती हैं। रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोरणव, और उसके बाद पिंगल, अमरकोश तथा शब्दनाम प्रकाश, विष्णु पुराण तथा शतरंज शासिका, ये यहाँ पे हो जाएगा। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन हैं? यहाँ पे जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, विलियम्स ग्राउज हैं, जॉर्ज किलक्राइफ हैं, या फिर फेडरिक। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा आपको ये सही कि जॉर्ज किलक्राइफ यहाँ पे हो जाएंगे। जो जॉर्ज वाथविक और गिलक्राइट्स हिंदी नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी एवं भारतविद थे। कलकत्ता के फोर्ट्स विलियम कॉलेज में इन्होंने हिंदुस्तानी भाषा की पुस्तकें तैयार करने का कार्य दिया गया। इनकी प्रमुख कृतियाँ ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787 एवं हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 में। पुस्तक पूछा जाता है तो ये गिलक्राइट की यहाँ पे हो जाती है। अगला है कि हम तो भगत मुकति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण पाया। इस पंक्ति की जो पंक्ति है, इस पंक्ति के ग्रंथ से यहाँ पूछा जा रहा है कि जो पंक्ति है किस ग्रंथ से यहाँ पे ली गई है। पद्मावत से है, रामचरितमानस, कबीर परिचयी, बीजक। तो सी आंसर कबीर परिचयी से लिया गया है। पंक्ति क्या है? हम तो भगत मुकति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। ये पंक्ति कहाँ से है? यहाँ कबीर परिचयी से लिया गया है। प्रश्न को जो पंक्तियाँ रहती हैं साथियों 2 बार इसलिए पढ़ देते हैं कि आप लोगों को इसी बहाने हो सकता है याद हो जाए और आपको फिर ना भूले। एक दिन पेड़ बोलेंगे काव्य कृति के रचनाकार हो जाएंगे कौन? अरुण कमल हो जाएंगे, मंगलेश डबराल हो जाएंगे, राजेश जोशी या फिर उदय प्रकाश हो जाएंगे। किसका ये हो जाता है? तो यहाँ पे सी हो जाएगा आपका आंसर, राजेश जोशी। एक दिन पेड़ बोलेंगे राजेश जोशी जी की रचना हो जाती है। और अगली है मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, 2 पंक्तियों के बीच। इनके कुछ प्रमुख कविता संग्रह है। राजेश जोशी के साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हिंदी साहित्यकार ये यहाँ पे हो जाते हैं। और मिट्टी की बारात अगर पूछा जाता है तो ये सुमंगल सिंह सुमन की रचना हो जाएगी। मिट्टी का चेहरा यहाँ पे है तो ये किसकी? राजेश जोशी की हो जाती है। निम्नलिखित में से असत्य कथन है तो रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई है। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 में प्रकाशित हुई। रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। कौन सा आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है सही? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ये रक्षाबंधन बार बार आप लोग देखते आ रहे हैं कि ये क्या है, तो ये हो जाता है एक, यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक नाटक है, ये कहानी नहीं है। तो ये जो है एक नाटक के अंतर्गत यहाँ पे जाना जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1938 में इसको प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा? तो हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि पुतलिपा है, मणिभद्रा है, ककनलफा है या फिर लक्ष्मीकरा है। पुतलिपा यहाँ पे हो जाता है जो वहाँ की सिद्ध योगी थे। योगिनी का नाम केवल ककनलफा हो जाता है, मणिभद्रा हो जाता है, लक्ष्मीकरा, मतलब 3 यही योगिनी उसमें देखने को। 84 सिद्धों में 3 योगिनियाँ भी थी जिनके नाम को अच्छे से कंठस्थ करना है कि ताकि वो भूले ना। हो सकता है फिर एग्जाम में जो है ये प्रश्न बन जाए। पुतलिपा क्या हो जाते हैं कि योगी के अंतर्गत हो जाते हैं ये। संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन हैं? यहाँ पे है कि कालिदास हैं, शूद्रक हैं, विशाख दत्त या फिर भास। डी आंसर हो जाएगा। भास जो है प्रथम नाटक रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। कालिदास के पूर्ववर्ती हैं स्वप्नवासुदत्तम, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण तथा पंचरात्रम, बालचरित्रम, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, अभिमारकम, चारु आदि इनके प्रमुख नाटक हैं। भास ने सर्वप्रथम संस्कृत में एकांकी नाटक भी लिखे। तो सबसे पहले इन्होंने एकांकी से शुरुआत की है। किससे? तो संस्कृत से इन्होंने शुरुआत यहाँ पे की है। अगला है विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? किसके हैं ये? किसके पात्र माने जाते हैं? तो सेवा सदन के, रंगभूमि के, कर्मभूमि के, कायाकल्प के। बी आंसर हो जाएगा कि ये रंगभूमि के क्या हो जाते हैं? प्रमुख पात्र के रूप में ये जाने जाते हैं।
शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण यहाँ पे देखने को मिल रहा है? तो कितने का हो जाता है यहाँ पे हो जाएगा 15, 51, 99 या फिर 105। 105 में शिवराज भूषण कविभूषण की रचना है, जिसमें 100 शब्दालंकार और 5 अर्थालंकारों के लक्षण के साथ साथ कवित्व, सवैया, छप्पय आदि छंदों में शिवाजी का चरित्र चित्रण, यहाँ पे तात्कालिक इतिहास, शिवाजी से संबंध प्रसंगों का प्रमाणिक वर्णन मिलता है। तो इनका जो अलंकार निरूपण है, कितने अलंकारों का निरूपण किया? तो 105 का किया। तो 100 हो जाएगा उसके शब्दालंकार और 5 हो जाएगा अर्थालंकार। अगला यहाँ पे प्रश्न है, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक बाहुपीड़ा के निवारणार्थ यहाँ पे की है? तो कौन सी रचना उन्होंने की है? यहाँ पे हो जाता है विनय पत्रिका है, हनुमान बाहुक है, रामचरितमानस है या फिर जानकी मंगल। बी आंसर हो जाएगा आपका सही। और यहाँ पे जितनी भी रचनाएं हैं सब किसकी हैं? तो यहाँ पे तुलसीदास की रचनाएं हो जाती है। शरीर में बाहु पीड़ा से परेशान होने के कारण जब तुलसीदास ने इसमें हनुमान बाहु की रचना करते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान संत कवि के रूप में ये जाने जाते हैं, और रामचरितमानस की रचना भी इन्होंने ही की है। पितृ शब्द के सप्तमी भक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं क्रमशः। तो यहाँ पितरि पितरो पितरुस, फिर पितरी पितरो पितरसु, पितरे पितरो पितरसु, पितरि पितरो पितृसु। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा पितरि पितरो पितृसु, यहाँ पे हो जाएगा आपका सही। बी आंसर आपका हो जाएगा सही। तो साथियों, इन प्रश्नों को देख करके आप अपने जो रूप हैं और धातु रूप हैं उसको कैसे तैयार करना है, इस प्रैक्टिस सेट को देख करके, और ये जो मॉडल पेपर है इसी के आधार पर आप तैयार करिए। बिल्कुल यहीं से ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, कहीं अलग से नहीं पूछे जाते हैं। तो यहीं से तैयारी आप लोग अपनी करते रहें। युष्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे तुभ्यम तथा तव हैं, या फिर तुभ्यम तथा ते हैं, तुभ्यम तथा तव हैं, या फिर त्वया तथा त्वाम हैं। तो यहाँ पे वी आंसर हो जाएगा युष्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में तुभ्यम तथा तय आंसर यहाँ पे हो जाएगा सही। निम्नलिखित निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी स्वच्छतापूर्वक परंतु एवं विशेष सौराष्ट्र सहित और उसके साथ अपने भावों, विचारों, अनुभवों को यहाँ पे व्यक्त कर यह परिभाषा किस विद्वान की है? कौन सी विद्वान की हो जाती है? आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी या फिर डी। बी आंसर भागीरथी की ये यहाँ पे कथन परिभाषा हो जाती है। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक देव की माता का नाम क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा लक्ष्मी है, विदिशा है, रूपना है या फिर तृप्ता है। तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, तृप्ता इनकी माता का नाम था। किसकी माता? तो गुरु नानक के, जिनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। अगला यहाँ पे हो जाएगा कि निम्नलिखित स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? यहाँ पे जवाब हो जाएगा गुलाब, हिसाब या फिर शराब। डी आंसर शराब यहाँ पे हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द, जबकि जवाब, गुलाब, हिसाब ये पुल्लिंग के अंतर्गत रखे जाते। शोभा सरसाने न बखाने जात, केहू भांति आने हैं फहार, मानो काजर के ढोई गए। यह पंक्ति किसकी है? हो जाएगी देव की है, सेनापति मतीराम या फिर चिंतामणि। सेनापति की ये पंक्तियाँ यहाँ पे हो जाती हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह जो है सेनापति उन्हीं नए जलद सावन के उदधि सेनापति, ये भक्तिकालीन संधि के युग के काफ़ी जो है प्रमुख कवि के रूप में ऋतु वर्णन में ये इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली है। जो प्रकृति चित्रण और ऋतु वर्णन का इन्होंने काफ़ी अच्छे से चित्रण मतलब पंक्तियों के माध्यम से किया है। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन हो जाएंगे? यहाँ धनपाल, राजशेखर, धर्मसूरी या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र सूरी हो जाएंगे, शुक्ल नहीं। यहाँ पे रामचंद्र सूरी निर्भय भीम व्यायोग के लेखक। तो साथियों, यहाँ पे पूरा 125 प्रश्न हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ से प्रश्न देखने में और उनके जो पैटर्न है, कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कथन किस प्रकार के, पंक्तियाँ किस प्रकार की पूछी जा रही हैं, वो सब अंदाज़ा आप इस प्रैक्टिस सेट से या फिर ये जो मॉडल पेपर है इसे देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि थोड़ा अलग डीपली पढ़ाया जाए, तो आप लोगों के पास बुक तो हो ही जो है, तो बुक तो सब लोगों के पास रहती है। तो आप जो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की एक बुक जो आती है, वहाँ से आप अपनी तैयारी को करें और उसी बुक को कम से कम
जब तक एग्ज़ाम हो उसको कम से कम 8-10 बार पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए आपकी तैयारी वहीं से प्रश्न बनेगा और कहीं से नहीं। या फिर इंटर लेवल की जो ये व्याकरण की जो तैयारी होती है, इंटर की जो बुक होती है, वहाँ से आप ये जो पूछा जा रहा है, विभक्ति पूछी जा रही, समास पूछा जाता है, या फिर धातु रूप या फिर रूप जो है, ये वहीं से हमने जो देखा है वही उसी बुक से बिल्कुल हूबहू वहीं से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो साथियों धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा मनोबल आप लोग थोड़ा सा बढ़ा दें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद।